नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में मैं सिर्फ चर्चा करने वाला हूँ यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करने वाला हूँ और इसके जो अंग हैं, जो बॉडी है, उसकी चर्चा करने वाला हूँ। कितनी बॉडी है और किस तरह से कार्य करती है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपके परीक्षा के हिसाब से वो चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और भी जैसे यहाँ पर देखेंगे, जब हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन में बात करते हैं तो बहुत संगठन देखने को आपको मिलते होंगे। जैसे कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूएन है, जैसे कि यूएन है, इसके अंग है और इसकी कुछ एजेंसियां भी है, ट्रिब्यूनल्स भी हैं जो काम करते हैं, एजेंसियां अलग हैं, ठीक है ना, उसकी भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज जो हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर इसके प्रमुख जो बॉडीज़ हैं, जो अंग हैं, उनकी चर्चा करेंगे। क्वेश्चन जो आते हैं तो कुल मिला के कितने अंग है का क्वेश्चन आ गया परीक्षा में, आप ध्यान से सुनेंगे इसको कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है यूएन, जो उसके अंग कितने हैं, तो उसके 6 अंग हैं दोस्तों, याद रखिएगा 6 अंग हैं। अब वो 6 अंग कौन कौन से मैं हल्का सा आपके दिमाग में डाल देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 6 अंग हैं मतलब कि 6 जिसके माध्यम से अपना कार्य करती है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जिसके माध्यम से अपने सारे कार्य करती है। वो किनके माध्यम से करती है? वो करती है जितने इसके अंग हैं उनके माध्यम से, और जो इसके अभिकरण हैं, और जो इसकी एजेंसियां हैं, और जो इसके संगठन हैं जिससे जुड़े वो उससे करती है। लेकिन हम अभी अंगों की बात कर रहे हैं। जब परीक्षा में प्रश्न आएगा तो आएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी बॉडी हैं या कितने अंग हैं, इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आएगा। तो जब अंग आएगा तो आप कहेंगे 6 अंग हैं। लेकिन जब अभिकरण है उस तरह से आएगा, एजेंसियां, तो उसमें क्वेश्चन इस तरह से आएगा कौन सी इसकी अंग नहीं है, तो कोई एक एजेंसी है, एक अंग का नाम दे देंगे, जैसे WTO दे देगा या इस तरह दे देगा, ठीक है ना। तो वो तो नहीं है, अंग में कौन कौन से उनको याद कर लीजिए। अगर अंग याद है तो आपको बचे जितने हैं वो सब एजेंसियां अभिकरण के अंतर्गत आ जाएंगे। जो बोलना उसको ध्यान से सुनिए, यहाँ से क्वेश्चन इसी फॉर्म में बनता भी है। तो देखिए अंग में पहले नंबर पे आता है यहाँ पर महासभा। महासभा देखेंगे यहाँ पर मैंने ले रखा महासभा जनरल असेंबली, पहला, ये पहला है जनरल असेंबली, पहला अंग। दूसरा अंग जो है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, दूसरा अंग हो गया। तीसरा आते हैं, ये तीसरा है आर्थिक सामाजिक परिषद, यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तीसरा हो गया। चौथा आते हैं प्रन्यास परिषद, जिसे बोलते हैं ट्रस्टीशिप। फिर आते हैं पांचवा सचिवालय, सेक्रेटरिएट, यह आपका सचिवालय आ गया। छठा आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, जो आपका ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 6 अंग आपको देखने को मिलेंगे। ये 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ लिख के अगर आ गई परीक्षा में, 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछ लिया परीक्षा में कौन सा इसका अंग नहीं है या 4 में कौन सबसे अलग है, तो हो सकता है 3 अंग दे दे और एक कोई अभिकरण या कोई एजेंसी दे दे, वही आपको गलत होगा आंसर। या हो सकता है कि 3 अभिकरण, 3 एजेंसियां या उसकी जो संगठन है वो दे दे और अंग कोई एक अंग दे दे बस। तो कौन सबसे अलग है तो आप बता देंगे वही। अगर आपको ये 6 अंग याद हैं तो आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। अब और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, अब इसको डिटेल में देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, इसका नामकरण जो किया था तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, इनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट करके याद कर लीजिए, नामकरण इसका किया गया था। स्थापना 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर को इस संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस भी मनाया जाता है। संस्थापक सदस्यों में 51 थे। क्वेश्चन में आ सकता, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो उस समय संस्थापक सदस्य कितनी थी, उनकी संख्या कितनी थी, तो आप याद रखेंगे 51, ठीक है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945। वर्तमान में कितने सदस्य? 193। और जो 193वां सदस्य जो है देश के रूप में, वो है क्या है? दक्षिणी सूडान, याद करिए दक्षिणी सूडान, जो कि आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। तो वर्तमान सदस्य 1993 दक्षिणी सूडान। फिर देखिए मुख्यालय इसका दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर मुख्यालय आप जिनेवा याद कर लेते होंगे और चीज़ें याद कर लेते होंगे तो आप कन्फ्यूज होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क। अच्छा, अब कन्फ्यूजन गलती कहाँ होगी? 2 ऑप्शन दे रखे होंगे इस प्रश्न के लिए, जहाँ सबसे ज़्यादा आप कन्फ्यूज होंगे मैं आपको बता दूँ। एक दिया होगा वाशिंगटन और एक दिया होगा न्यूयॉर्क। बाकी 2 तो आप आसानी से एलिमिनेट कर लेंगे कि ये तो नहीं है, इन्हीं 2 में आप कन्फ्यूज आएंगे,
ठीक है। तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, ना कि वाशिंगटन में। याद कर लीजिए कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। ठीक, फिर देखेंगे भाषा इसकी कौन सी है। इसकी जो अपनी भाषा, जिस भाषा में ये कार्य करती है, याद रखेंगे दो तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है किस भाषा में कार्य करती है, और दूसरा क्वेश्चन बताती है कितनी भाषा को मान्यता दे रखी है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितनी भाषाओं को मान्यता दे रखी है और किन भाषाओं में कार्य करती है, अपना ऑफिशियल कार्य किन भाषाओं में करती है। तो ऑफिशियल काम करने के लिए वो अंग्रेजी भाषा तो रहेगी, दूसरी फ्रेंच भाषा का भी इस्तेमाल करती है। तो याद रखिए दो भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच, दो भाषाओं में अपने सरकारी कार्यों को निपटाती है ये, मतलब अपने ऑफिशियल कार्य करती है ये, पेपर वर्क करती है। लेकिन इसने कितनी भाषाओं को मान्यता दे रखी है, तो वो याद रखेंगे कौन कौन सी है, चीनी, रसियन, अरबी, फ्रेंच। तो याद रखिएगा, देखिएगा अब आपसे क्वेश्चन आगे कितनी भाषाओं को मान्यता, तो चीनी, रसियन मतलब रूस की भाषा, अरबी और फ्रेंच। याद रखिएगा, तो फ्रेंच तो एक यहाँ पर आपको मिल ही रहा था, फ्रेंच देर किया, अरबी भी है। अब आप कंफ्यूज कहाँ होंगे, अब कंफ्यूजन भी आपको बता दे रहा हूँ मैं कहाँ पे होंगे, रसियन और अरबी भाषा में, क्योंकि आपने यहाँ शुरुआत में तो पढ़ लिया कि अंग्रेजी फ्रेंच तो भाषा में तो कार्य कर ही रही है, लेकिन कितनी भाषाओं को मान्यता दे रखी, तो आप रसियन और अरबी तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आप सोचेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषा है, आप क्या सोचेंगे परीक्षा में, आप ये सोचेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जो संघ है ये तो अमेरिका का है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसका वो नामकरण किया है, इसका मुख्यालय तो अमेरिका न्यूयॉर्क में है, तो और अमेरिका की रसिया के साथ बनती भी नहीं है, तो रसिया की भाषा क्यों मान्यता देने लगा ये। ठीक है, लेकिन आप ये भी जान रहे हैं कि जो आपकी सुरक्षा परिषद है, रूस उसका स्थायी सदस्य है, तो रसियन भाषा रहेगा। लेकिन अरबी भी है, अरबी वाली कोई कंट्री तो है नहीं, अरब वाली कोई कंट्री तो है नहीं इसके स्थायी सदस्य के रूप में, मगर फिर भी इसने अरबी को भी मान्यता दे रखी है। तो याद रखिएगा अरबी है आपके ऑप्शन में। आप बहुत ज़्यादा बचेंगे तो आपको अरबी अगर ऑप्शन में रहा तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, वहाँ गलत कर सकते हैं आप। तो याद रखिएगा अरबी भी है, तो रसिया है, अरबी है, चीनी है, फ्रेंच है, याद कर लीजिएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है वो उसका अनुमोदन कौन करता है, महासभा, यानी जो उसका एक अंग है जिसका नाम है आपका महासभा, जिसे बोलते हैं जनरल असेंबली के द्वारा अनुमोदन किया जाता है। हर दूसरे वर्ष बजट पारित किया जाता है। तो याद देखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए जो बजट होता है उसे पास कौन करता है, जनरल असेंबली। जैसे विभिन्न कंट्रीज में अपनी संसद होती है, जैसे भारत में क्या है, संसद है, तो संसद बजट पारित करती है ना, तो उसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट एक पारित होता है, लेकिन कौन करता है, जनरल असेंबली करती है। याद रखिएगा हर दूसरे वर्ष करती है, हर दूसरे वर्ष करती है। अब आते हैं अंग की चर्चा करते हैं, कौन कौन से अंग है। तो पहला अंग मैंने महासभा बताया, जनरल असेंबली। इससे विश्व की लघु संसद, देखिए संसद टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हो गया ना, तो विश्व की लघु संसद की संज्ञा दी जाती है। प्रत्येक देश इसमें 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, मतलब कि जैसे भारत है तो भारत अपने यहाँ से 5 लोगों को भेज सकता है। कहाँ पर, किसमें, जनरल असेंबली में भेज सकता है। रसिया 5 भेज सकता है, चीन 5 भेज सकता है, और जो अन्य कंट्री जो कि 1993 कंट्री इसमें है सदस्य के रूप में, वो अपने यहाँ से 5 सदस्य भेज सकते हैं। लेकिन वोट के रूप में एक ही वोट का कैलकुलेशन होगा, मतलब कि भारत की तरफ से भारत एज अ वोट कंसीडर किया जाएगा, रसिया एज अ एक वोट कंसीडर किया जाएगा, फ्रांस एज अ 1 वोट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ना कि वो 5 भेज दिया तो 5 कंसीडर कर ले, कोई 2 ही भेजा तो क्या 2 ही कैलकुलेट किया जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए कंट्री के, अगर एक कंट्री ने, मान लीजिए भारत ने अपने तरफ से एक ही प्रतिनिधि भेजा है, तो ओके, मान लीजिए फ्रांस ने अपने तरफ से 5 प्रतिनिधि भेजा है, अगर उसके 5 कैलकुलेट कर लिए जाएंगे भारत की तो वोट वाला जो वोट वैल्यू तो घट जाएगी, फ्रांस की वोट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए ने कहा कि आप 5 भेज सकते हैं, आपके पास 5 भेजने का विकल्प है। लेकिन वोट के जब किसी मुद्दे पर किसी कोई चार्टर है या कोई ऐसा नियम लाया जा रहा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उसके लिए आपका जो वोट वैल्यू होगी वो एज अ 1 ही कंसीडर किया जाएगा, एक देश के लिए एक वोट। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, परंतु वोट एक ही होगा, इसको याद रखेंगे। तो 5 सदस्य, इतनी छूट है, लेकिन वोट के रूप में 1। शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों को प्रवेश और बजट निर्णय के लिए
बजट निर्णय के लिए, ध्यान देखिए, बजट निर्णय के लिए नए सदस्यों का प्रवेश कराना है। शांति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा, उस मुद्दे पर जो होगा, जो पारित किया जाएगा, बिल जो पारित किया जाएगा, वो 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। मतलब कि 2/3 सदस्य जब वोट कर देंगे, जितने सदस्य हैं उसमें, ठीक है, तो वो मुद्दा जो होगा या वो जो बिल होगा संयुक्त राष्ट्र के अंदर जो लाया जाएगा वो पारित हो जाएगा। याद रखिएगा। फिर देखेंगे सत्र, जो सत्र चलता है इसका, अब ड्यान देंगे, जो जनरल असेंबली का सत्र चलता है वो सितंबर से दिसंबर के बीच में चलता है। मतलब कि सत्र की जो ड्यूरेशन होगी वो सितंबर से दिसंबर के बीच में है। याद रखिएगा। कार्य क्या है इसका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करना, सुरक्षा परिषद की संतुति पर। याद रखिएगा। महासचिव की नियुक्ति करना इसका कार्य है। राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि किसके अनुमोदन पे संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित होता है, जनरल असेंबली के अनुमोदन पर होगा। और महासचिव की नियुक्ति करेगा। और महासचिव कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के। याद रखिएगा। तो इनकी नियुक्ति जो है किसके अनुमोदन पे हुई है? याद रखिए, किसके उस पर हुआ है? जनरल असेंबली में वोटिंग हुआ, तब उस आधार पर एंटोनियो गुटेरेस को, जो कि पुर्तगाल के हैं, उनकी नियुक्ति की गई है। किसके उस पर? जनरल असेंबली पर। ठीक है ना। अब आते हैं सुरक्षा परिषद की बात करते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं। सुरक्षा परिषद जो होता है, इसके अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद है वो एज अ कार्यपालिका कार्य करती है। याद देखिएगा। अब देखिए, जनरल असेंबली क्या कर रही है? एज अ विधायिका कार्य कर रही है। इस तरह से कह सकते हैं ना। तो एज अ विधायिका कौन काम कर रहा है? जनरल असेंबली कर रही है, विधि बना रही ना। देखिए, क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की नियुक्ति कर दे रही है, महासचिव की नियुक्ति करे, बजट पारित कराने का कार्य कर रही है। तो एज कह सकते हैं लॉ मेकिंग का कार्य कर रही है। कोई अगर नियम कानून लाना है उसको उस पर काम कर रही है। लेकिन सुरक्षा परिषद कैसे काम कर रही है? यह एज कार्यपालिका कार्य कर रही है। दुनिया की पुलिस मैन कहा जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा परिषद है। ये पुलिस मैन क्यों कहा जा रहा है? दुनिया की पुलिस मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा को बनाए रखना सुरक्षा परिषद का ही कार्य है, इसीलिए इसे दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। याद देखिएगा। सुरक्षा परिषद में देखेंगे तो 15 सदस्य हैं टोटल। अब 15 सदस्य कहेंगे, सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं टोटल। इतना 15 सदस्य होना जरूरी है। अब उस 15 सदस्यों में आपको पता होगा, हमेशा याद करते रहते होंगे कि 5 स्थायी सदस्य हैं। और 5 स्थायी सदस्य कौन कौन लोग हैं? तो वो है अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है। ठीक है, याद रखिएगा। और 10 अस्थायी सदस्य जो कि होंगे 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होंगे 2 वर्षों के लिए। अक्सर आप लोग हमेशा करंट अफेयर में पढ़ते भी हैं कि अस्थायी सदस्यों के रूप में भारत कई बार निर्वाचित हो चुका है, 2-2 वर्षों के लिए है। तो कुछ देशों को इसमें लिया जाता है, फिर वो अस्थायी रूप से 2 वर्षों के लिए निर्वाचित कर लिए जाते हैं। मतलब 15 सदस्यों में 5 स्थायी होंगे और 10 जो होंगे वो अस्थायी रूप से निर्वाचित होंगे 2/3 बहुमत से। याद देखिएगा। अब इसमें आ जाए कि इसके अंदर जो सुरक्षा परिषद में जो लोग शामिल होते हैं, तो यहाँ पर कुछ पावर दी गई है। यहाँ के जो सदस्य होते हैं वो तय कर सकते हैं कि कौन सदस्य शामिल हो रहे हैं, कौन सदस्य नहीं शामिल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे कि अमेरिका हो गया, रूस हो सकता है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, इनको वीटो पावर मिली हुई है। इन वीटो, अगर ये वीटो लगा दिया किसी चीज़ के ऊपर, जैसे मान लीजिए जनरल असेंबली में कोई बिल लाया गया, कोई पारित करना, लेकिन वो बिल में बहुत से देशों की सहमति बन गई, बहुत से देशों की सहमति बन गई, मतलब 2/3 से ऊपर निकल गया, बहुत देशों की सहमति बनी। लेकिन क्या हुआ? अमेरिका ने वीटो लगा दिया। अमेरिका ने वीटो लगा दिया। तो चाहे जितने भी सदस्य हों, जितने ने उसको समर्थन किया हो, किसी बिल का, किसी मुद्दे का समर्थन किया हो, वो पारित नहीं सकता। अगर मान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर मान लीजिए भारत को एंट्री दिलाना है और बहुत से देशों ने समर्थन कर दिया, लेकिन चाइना ने, अक्सर चाइना ही करता है, इस एग्जाम्पल दे ले रहा हूँ, चाइना ने वीटो लगा दिया। चाइना जब वीटो लगा दिया तो भारत एंट्री नहीं कर पाएगा, चाहे पूरी दुनिया के सारे देशों ने समर्थन किया, बस चाइना ने वीटो लगा दिया। चाइना का मैं नहीं समर्थन करता, क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर है। मतलब इन 5 देशों के पास वीटो पावर मिली है किसी भी बिल को, किसी मुद्दे को रोकने के लिए। तो याद रखिएगा। अच्छा, हम अक्सर दिमाग में मेरे क्या चलता रहता है कि चीन जो है बहुत ज़्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल करता रहता होगा। ऐसा चलता रहता है कि हम लोग भारत और चाइना की
के संबंधों को अच्छी तरह से समझते हैं। तो इस तरह पे हम लोग कहते हैं चाइना जो होता है हमेशा रोक लगाता रहता है। लेकिन अगर परीक्षा में प्रश्न आ गया कि सबसे अधिक वीटो पावर का इस्तेमाल किसने किया, तो आपको लगेगा कि चाइना ही किया होगा, लेकिन चाइना ने नहीं किया, याद रखिएगा। सबसे अधिक वीटो पावर का प्रयोग सोवियत संघ ने किया, याद रखिएगा, सोवियत संघ यानी रूस, ठीक है। याद देखिएगा सबसे अधिक वीटो पावर का प्रयोग किसने किया, सोवियत, अमेरिका ने भी नहीं किया, ब्रिटेन ने भी नहीं किया उतना, नहीं फ्रांस ने, नहीं चीन ने उतना किया जितना कि सोवियत संघ ने किया है वीटो पावर का इस्तेमाल, ठीक है। अब आते हैं तीसरे अंग के ऊपर जो बॉडी है, आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करते हैं। इसमें सदस्य संख्या जो है 54 है, याद रखिएगा, आ सकता है परीक्षा में। सदस्यों का कार्यकाल इसमें 3 वर्ष के लिए होता है, याद रखिएगा। आर्थिक सामाजिक परिषद में स्थायी संस्था है ये एक तरह की, ठीक है। 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते रहते हैं और बैठकें इसमें 2 बार होती हैं, एक बार न्यूयॉर्क में होगी, एक बार जिनेवा में होती है, याद रखिएगा। अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है, जुलाई जिनेवा में होती है, याद रखिएगा। ये अपना कार्य कुछ आयोगों, कुछ समितियों, कुछ संस्थाओं के माध्यम से करता है। उसमें जो है आर्थिक एवं रोजगार आयोग है, जनसंख्या और यातायात आयोग है, संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष है, याद रखिएगा। तो ये एक उदाहरण के तौर पे 3 आयोगों का नाम लिखा है मैंने, ठीक है, समितियों का आयोग का नाम लिखा है जिसके माध्यम से आर्थिक और सामाजिक परिषद अपना कार्य करती है, याद रखिएगा। फिर आते हैं प्रन्यास परिषद की बात करते हैं, ट्रस्टीशिप की बात करते हैं। ट्रस्टीशिप में क्या है, ये क्या कार्य करती है, याद रखिएगा। ये क्या करती है कि जैसे भी कोई देश जो कि बहुत ही अल्प विकसित है, बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, और ये आदिम लोग वहाँ पर रहते हैं, वो अपने देश का संचालन, शासन, प्रशासन प्रॉपर चैनल में नहीं कर सकती, सुचारू रूप से नहीं कर सकती हैं। तो प्रन्यास परिषद क्या करती है, उसको अपने हाथों में ले लेती है और वो कुछ देशों जो कि विकसित देश होते हैं या विकासशील देश होते हैं, जो कि उन देशों का भार संभाल सकते हैं एज अ न्यास, मतलब ट्रस्ट के रूप में संभाल सकते हैं, तो उनको वो जिम्मेदारी सौंप देती है। और शर्त ये होती है कि वो अपने फ़ायदे के लिए उन देशों में रहने वाले लोगों का शोषण नहीं करेगी। उस आधार पे ये प्रन्यास परिषद क्या होती है, कार्य करती है। और जैसे ही उनको लगता है कि वह देश जो अल्प विकसित था वो अपना अब शासन प्रशासन अपने देश का संचालन सुचारू रूप से संचालित कर पाएगी, वह फिर से उसको अपना कार्य उनका ऊपर से हाथ हटा लेती है, मतलब कार्य अपना वापस ले लेती है। फिर वहाँ का जो मतलब जो भी, जैसे कि मान लीजिए कि वहाँ कोई आम चुनाव कंडक्ट करा दिया जाएगा, इस तरह से वहाँ का कोई राष्ट्रपति बन जाएगा या प्रधानमंत्री, उनके हाथों में कार्य सौंप दिया जाएगा और प्रन्यास परिषद का कार्य वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। अच्छा, न्यास का जो भार है वो कितने देशों पर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पास, न्यूजीलैंड के पास, अमेरिका के पास, ब्रिटेन के पास कार्य इस तरह के रहे हैं। लेकिन और एक चीज़ और ध्यान लें कि प्रन्यास परिषद में जो 12 सदस्य हैं वर्तमान में, और ध्यान दें कि वर्तमान में प्रन्यास परिषद के पास किसी भी प्रकार का अब कार्य नहीं है वर्तमान में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, क्या अभी क्या किसी देश के ऊपर कार्य इस तरह से कर रही है क्या, अगर परीक्षा में प्रश्न आ गए तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, प्रन्यास परिषद के पास इसमें वर्तमान में काम नहीं है, क्योंकि जो आपका प्रशांत महासागर जो उसका एक द्वीप है जिसका नाम है पलाऊ, ठीक है ना, पलाऊ, उस पर लास्ट टाइम में उसने वहाँ से अपना कार्य समाप्त करके वो अभी रिटर्न हुए हैं। तो प्रन्यास परिषद का कार्य क्या था, तो आप आ सकता है परीक्षा में कि क्या कार्य है प्रन्यास परिषद का, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। सचिवालय पे आते हैं। सचिवालय भी एक है जिसे बोलते हैं सेक्रेटरीट इंग्लिश में। यूएन के मतलब कि यूएन का कार्य, दिन प्रतिदिन का कार्य करने का काम सचिवालय होता है, बहुत सामान्य चीज़ है। इसके जो महासचिव होते हैं वो वही महासचिव होते हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के यानी कि एंटोनियो गुटेरेस है। 5 वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है इनको, याद रखिएगा। और देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात कर लेते हैं। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। और इसकी तारीख याद रखिए कब इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, तो 3 अप्रैल 1946 से, याद रखिएगा। अब कंफ्यूज मत होइएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 में हुई थी। न्यायाधीशों की जो संख्या होगी टोटल, याद रखिएगा, वो होगी 15। न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, याद रखिएगा, न्यायाधीश कितने होंगे, 15।
ठीक है। और इनकी नियुक्ति कितने वर्षों की होती है? 9 वर्षों के लिए होती है, याद रखिएगा। 9 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति होती है, बहुत लंबा कार्यकाल होता है, याद रखिएगा। ठीक है। और 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। ये प्रक्रिया एक चक्राकार प्रक्रिया जो चलती रहती है। 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश लेते रहते हैं। और न्यायालय का जो कोरम होता है दोस्तों, याद रखिएगा, वो 9 होता है। तो 9 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं। और जो कोरम, जो गणपूर्ति होगी, वो 9 न्यायाधीशों से ही पूरी होगी। लेकिन होते कितने न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 15, याद रखिएगा। और भारत की तरफ से जो न्यायाधीश हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, उनका नाम है दलवीर भंडारी, याद कर लीजिएगा। तो 2 नाम, दलवीर भंडारी भारत की तरफ से, और महासचिव जो है वो है एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल से हैं। इनका नाम याद रखिएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, वीडियो पूरा देखेगा, चीज़ें समझ में आएंगी आपको। एक बार भी देख लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप वहाँ से सही कर लेंगे। बहुत टफ टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है, और अक्सर परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आता ही रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।